देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। इमरान खान की रिहाई में पैदा होने वाली रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी हैं। बानी पीटीआई ताहाल अडियाला में कैद हैं। बाहर आने के लिए कई मुकदमों से जान छुड़ानी पड़ेगी और आज सबसे बड़े और अहम मुकदमे में वो सुरखरू हुए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा और अहम फैसला था। रिहाई के बाद पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे सलमान साहब, 3 माह की बाद आपको ये खबर सुनने को मिली? बस ये बहुत खुशी है कि आज बेटर सेंसेस की हुई और इमरान खान साहब सबसे बड़े केस में आज बरी हुए इंशाल्लाह। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उड़ा कर रख दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले पर जश्न भी मनाया गया, मगर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इलेक्शन से कबल साबिक वजीर आजम इमरान खान को काबू में लाने के लिए जल्दी में केसेस बनाए गए और सजाएं सुनाई गई। साइफर केस बुनियादी तौर पर एक तगड़ा मुकदमा था। उस वक्त के वजीर आजम ने परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में खत लहरा कर कहा था कि ये वो साइफर है जो अमरीका की जानिब से भेजा गया है। मेरी हुकूमत गिराने के लिए एक हसास मामले को इस तरह आवाम के सामने लाना और फिर उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुर्म था। मगर बात यह है कि हुकूमती वकला ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पाए। इस फैसले के बाद जो ट्रायल कोर्ट का इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुनाना था, उस पर भी सवालात खड़े हो गए हैं। अलीमा खान ने साइफर केस के फैसले के बाद हुकूमती वकला को मिठाई का हकदार करार दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये तो जो प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर्स आए थे, आप जरा उनको 2 डब्बे मिठाई के भेज दें, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके बता दिया इमरान खान सच कह रहा था। आप खान साहब को मिठाई देने जा रही हैं अडियाला? मैं कह रही हूँ प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को दे दो, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके केस को वो क्या कहते हैं बरियत कर दी उसकी। आज हम कानूनी माहिरीन से ये भी जानेंगे कि क्या ट्रायल कोर्ट का फैसला जल्दी में सुनाया गया था ताकि साबिक वजीर आजम इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। क्या साइफर केस कमजोर था या हुकूमती प्रोसिक्यूटर उसको सही से लड़ नहीं पाए। दूसरी जानिब आज अदालत में मखसूस नशिस्तों को लेकर भी समाअत हुई। जजेस की जानिब से वहां भी हुकूमत से सख्त सवाल किए गए। जजेस ने इस हद तक रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों को माल गनीमत की तरह बांटा गया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले कि आर्टिकल 51 के तहत कोई भी पार्टी ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं रख सकती। उनका भी स्टेटमेंट सुन लेते हैं जो आज उन्होंने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का यही मौक़िफ़ है कि आईन के आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीते हुई सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं है। यह सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही जुमरे में आती है, लिहाजा रिजर्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक है। सवाल ये है कि क्या पहिया दूसरी जानिब चल पड़ा है। इस सबके बीच हुकूमत में बैठी जमातें कहाँ खड़ी हैं। क्या ये लड़ाई हुकूमत बामुकाबला पीटीआई की बजाय पीटीआई बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट बन गई है और हुकूमत महज कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। अपने पैनल पर जाने से पहले आपको एक नया नारा सुना देते हैं जो तहरीक इंसाफ मुसलसल रिलीफ मिलने के बाद लेकर आई है। आइए पहले वो नारा सुन लेते हैं। लाओ तराजू तोड़ के देखो, लाओ तराजू तोड़ के देखो। आपने पहले से आज जानने की कोशिश करेंगे कि तराजू के हालिया फैसले किस तनाजुर में दिए जा रहे हैं और तराजू आज से कुछ माह कबल पीटीआई के खिलाफ इतना सख्त क्यों था, इसी पर बात करेंगे। लेकिन पैनल की तरफ जाने से पहले एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी मैं बात कर रही थी इसी सब पर, और हमारे साथ पैनल मौजूद है। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है मोहम्मद असद मंजूर भट्ट साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। मेरे साथ बैरिस्टर जहांगीर जदून है, माहिर कानून है, और आमिर जमील वर्क साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं मोहम्मद असद मंजूर भट्ट साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है आज के ख़ास तौर पे फैसलों के बाद, जो शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से आया, और ऑफ कोर्स साइफर केस एक इंतहाई अहम केस था, बज़ाहिर लगता यही था। हुकूमती प्रोसिक्यूशन और जिस तरह से जो इस वक्त हालात रहे इसमें, उसको देखते हुए ये बताया जाता था कि जी ये तो बहुत ही कोई बड़ा संगीन जुर्म है, और साइफर लहरा देना और सीक्रेट एक्ट है, और ऐसे ऐसे हम बातें सुनते थे। तो आज जो इस वक्त फ़ैसला आ गया है, अब उसकी नज़र में आप इसको कैसे देखते हैं? और फिर सज़ा कलअदम भी करार दी गई है और उसके बाद इसमें बरी किया गया है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मोहम्मद असद मंजूर भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मोहम्मद असद मंजूर भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलें, लेट मी गो बैक टू, मैं जाती हूँ ज़रा बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब की तरफ भी। वैसे जहांगीर जदून साहब, आज का बड़ा इंतहाई अहम फैसला, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उड़ा कर रख दिया और शाह महमूद कुरैशी साहब को और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साइफर केस में बरी कर दिया। अहम फैसला था, कैसे देखते हैं आप? कैफियत पैदा हो सकती है। डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए जो जी बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब की भी आवाज़ नहीं आ रही। लेट मी गो बैक टू आमिर जमील साहब। आमिर जमील साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आमिर जमील साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? चले, मैं बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब की तरफ जाऊंगी। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अभी आ रही है, पहले आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा, आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोहरा दूं? जी जी, दोबारा दोहरा दें। जी, मैं दोहरा देती हूँ। मैं सवाल यही था, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को आज उड़ा कर रख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने है हम सबके। आप कैसे देखते हैं? इंतहाई अहम केस था और इसमें हमें ये बताया जाता था कि बड़ा तगड़ा मुकदमा है, और ये भी बताया जाता था कि जी एक हसास मामला है जिसको आवाम के सामने इस तरह लाना, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुर्म बताया जाता था। आज इस फैसले में जो है वो बरी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। आप इस केस को फैसले को कैसे देखते हैं? देखें, ये आज का जो फैसला है, ये अभी डिटेल तो जजमेंट नहीं आई है, उसकी जब आएंगे तो रीजनिंग पता चलेगी कि कहाँ का जो प्रोसिक्यूशन है उसने लिक्यूने छोड़े हैं या वो केस साबित नहीं कर सके। तो ये केस बनाने वालों की और प्रोसिक्यूशन की आज शिकस्त हुई है। उनको बड़ा धचका लगा है कि जिस केस का इन्होंने इतना प्रचार किया कि इतनी बड़ी सज़ा दिलवाई ट्रायल कोर्ट ने, तो वो 1 साल भी, 8 महीने भी सस्टेन नहीं कर सकी। तो इसमें देखें ना, प्रोसिक्यूशन जो है वो बैडली फेल हुआ है केस साबित करने में। तो आप अगर किसी शख्स को, किसी ऑर्डिनरी सिटीजन को या किसी पॉलिटिकल फिगर को अगर जेल के अंदर रखना चाहते हैं, तो अब प्रोसिक्यूशन को सेटल जरिस्प्रूडेंस तो यही है क्रिमिनल लॉ के अंदर कि कोई भी केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको साबित करना पड़ता है। तो आज का जो केस है, इसका फैसला मेरिट पे किया गया है और ये खुशाइंद है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस साबित नहीं कर सकी। और सियासी लोगों पे ये एक इशारा है कि जो भी केस बनाए जाते हैं, वो चाहे वो साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, यही होता है कि या वो बरी हो जाते हैं, तो या जो प्रोसिक्यूशन है वो केस फिर ड्रॉ कर लेती है। तो ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और टैक्स पेयर जो मनी है, लोगों का पैसा भी ज़ाया हो रहा है प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके, जैली केस बना के। तो इसमें बहुत बड़ी जो है ये मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, जिन्होंने केस बनाया है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि वो ऐसा बेबुनियाद केस उन्होंने बनाया है कि जो टच स्टोन ऑफ द मेरिट है, जो बुनियादी हकूक़ हैं आपके, आर्टिकल 10 जो फेयर ट्रायल है, उसका वो जो है तकाज़े पूरे नहीं कर सका।
तो एक तो प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खुद भी एडमिट किया जी आप लिक्यूने एडमिट करते हैं ट्रायल के अंदर तो आप इसको रिमांड कर दें। तो उन्होंने ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए कि केस हो सकता है रिमांड हो जाए तो फिर हम दोबारा जो है और इसके अंदर जो है वो सजा दिलवा दें या दोबारा ट्रायल वो लिंगर ऑन करना चाहते थे। तो वो भी हाई कोर्ट ने उनकी जो है इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है, मैं तो इसको कहता हूँ कि खुशहाल फैसला है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मोहम्मद असद मंजूर भट्ट साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, लेकिन थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, मोहम्मद असद मंजूर भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है बेहतर? जी जी जी, जी। भट्ट साहब, मैं जानना चाहूँगी ये कि आज का फैसला कैसे देख रहे हैं आप इस केस को ख़ास तौर पे, क्योंकि देखिए पहले तो ये ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिसको उड़ाया गया है और अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इलेक्शन से कबल सिर्फ खान साहब को काबू में लाने के लिए जल्दी जल्दी केसेस बनाए गए और सजाएं सुनाई गई, ये एक तासुर ये पाया जाता है ताकि उनको इलेक्शन से दूर रखा जाए, या फिर ये प्रोसिक्यूशन की वीकनेस है कि जिसकी वजह से जैसे कि अभी बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब ने भी कहा कि वो 1 साल भी इसको सस्टेन नहीं कर सके। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम रिजा, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। एक्चुअली ये केस जिस दिन दायर हुआ था उस दिन ही पता था कि ये कमजोर केस है। सिर्फ इन्होंने इसे डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे एक पॉलिटिशियन को रास्ते से हटाने के लिए फॉर ए वाइल ये इन्होंने किया और उसका लाजमी नतीजा ये निकला कि आज आपके सामने रिजल्ट है कि ये केस सही फुटिंग पे दायर ही नहीं हुआ था। और इस तरह की माजी में भी मिसालें मौजूद हैं कि हमारे मुल्क में जब भी किसी रजीम को आउट करना हो तो फेक और कमजोर केस बना के फॉर द टाइम भी मौके से हटाया जाता है, और जब उनको मुनासिब टाइम हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में उनको फिर वापस आने का मौका मिल जाता है। तो ये उसी की तरह की एक मिसाल है। ठीक हो गया है। आमिर जमील वर्क साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आमिर जमील साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सर, आपसे भी सवाल यही है, अगेन मैं चाहूंगी आप भी अपनी इस पे राय दे दीजिए। ये कैसे देखते हैं आप इस केस को, ट्रायल कोर्ट का फैसला, और फैसला भी कोई मामूली फैसला नहीं था, 10-10 साल की सजाएं थी इस फैसले में और इंतहाई संगीन किस्म का केस ये बताया जाता था। हुकूमत हमें ये बताती थी, आज हुकूमत की तरफ से एक प्रेशर हुई लेकिन उसमें भी बैरिस्टर वकील कर रहे थे, लेकिन उसमें भी जो है जो तर्जुमान है उनके इस हवाले से कानूनी मामलात पर, लेकिन सवाल अगेन वही था कि ये अब प्रोसेस करने का फ़ायदा नहीं बचा ना, क्योंकि जो चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है कोर्ट में वहाँ पे तो आप कुछ प्रूफ कर नहीं सके, क्योंकि आज उनकी बहन ने भी ये बात की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कि जी इसकी मिठाई तो जी वो हुकूमत को हुकूमती वकला को मिठाई खिलानी चाहिए, वो उसके हकदार भी है। तो क्या वाकई प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी या क्या वजह थी, या सिर्फ ये एक ऊपरी के तरीके से हमें ये नज़र आता है कि ये केसेस बनाए थे और इनमें कोई ऐसी मजबूती नहीं थी जिसके नतीजे में आज ये फैसला हुआ है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रोसिक्यूशन बिल्कुल मिजरेबली फेल्ड हो गई है टू प्रूव द केस। अगर आप देखें 25 PWs पर एग्जामिन हुए थे, जो 3 PWs थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक आजम खान थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, दूसरा सुहेल अहमद थे जो फॉरेन डिप्लोमेट थे, और तीसरे जो विटनेस थे वो असद मजीद थे जो सेक्रेटरी थे। तीनों के जो PWs के स्टेटमेंट थे जिनकी बेसिस पर ये केस बनाया गया था वो प्रिजम्पशन पर था। देखिए जैसे आप देख रहे हैं मर्डर केस में रिकवरी होनी नेसेसरी है, इसमें देखें साइफर केस में वो साइफर ही पेश नहीं किया गया तो केस कहाँ रह गया। वो साइफर की हैंडलिंग टेकिंग ओवर ऑनरेबल बेंच ने सवालात किए थे जी कि आप हमें वो पेश करें, उसकी हैंडलिंग टेकिंग ओवर वो साइफर 22 मार्च के जलसे में खान साहब ने वो दिखाया था। नहीं जी वो हाथ में था, प्रोसिक्यूशन का ये था वो हाथ में था। अब वो हाथ में खाली पेपर था, ये साइफर था, वो शो नहीं हुआ। तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमेशा अक्यूज को जाता है। लॉन्ग ट्रायल हुआ, जो जजमेंट थी वो प्रिजम्पशन पर थी। देखें जब एक चीज रिकवरी नहीं है, वो चीज जिस पर केस बनाया गया वो प्रोसिक्यूशन उसको बिल्कुल फेल्ड हो गई है बिफोर द कोर्ट, तो उसका क्या वैल्यू रह गई। और सेकेंडली आपने देखा है जैसे ये जो केस सीक्रेसी डॉक्यूमेंट लीकिंग केस था, इसमें सेक्शन 33 एक्ट की सेक्शन 33 FIA ने बनाया गया था, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि रिकवरी होना नेसेसरी है।
आप अगर किसी को ब्लेम देते हैं या कुछ करते हैं तो उस केस में उस जिस चीज का केस है उसको पेश करना नेसेसरी है। अगर मर्डर होता है तो लाश का पेश होना नेसेसरी है, मगर इस केस में प्रोसिक्यूशन बिल्कुल मिजरेबली फेल्ड हो गया। सिर्फ केस बनाया गया है, प्रोसिक्यूशन उसको प्रूफ नहीं कर सकी जो है वो, और जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट की थी वो बिल्कुल ऑन बेसिस ऑफ प्रिजम्पशंस पर थी कि जी ये ऐसा डिप्लोमेट होता तो हमें नुकसान होता। तो प्रिजम्पशन इज नॉट अलाउ इन द आइज ऑफ लॉ। इनको जो है वो प्रूफ देना था कोर्ट में, इनको एविडेंस देनी थी, तो वो एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। तो लिहाजा इसका रिजल्ट यही था, बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज एक्यूज को जाता है, जिसका जो है वो बेनिफिट दिया गया है। बिल्कुल ठीक हो गया है। चले, ये तो एक तरफ मामला है, हम देख रहे हैं साइफर का केस है, इंतहाई अहम केस था और हमें तो ये बताया जा रहा था कि जी ये एक ऐसा केस था जिसमें मतलब ये एक ऐसा केस था जो कि बहुत बड़ा जुर्म था जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन फेल हो गई। तो फिर बाकी केसेस तो बहुत इंतहाई ऐसे नौयत के हैं कि जो ठीक है, जो दूसरे तीसरे दर्जे के केसेस कहलाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस हवाले से, तो हम कर ही रहे हैं साइफर की, लेकिन दूसरी जानिब एक और मामला, और वो ये था कि जी मखसूस नशिस्तों का केस था, आज उसके हवाले से भी मामलात हुए, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। ये मखसूस नशिस्तों का केस, और इसको हम देख रहे हैं कि लार्जर बेंच सुन भी रहा है। हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि केस की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब में नाखुशगवार जुमलों का तबादला ख्याल भी हुआ है, और सवाल पूछने के मामले पे फुल कोर्ट में जस्टिस मुनीब ने कहा कि जो है उन्होंने ये भी कहा कि जी हर जज को फुल कोर्ट में सवाल पूछने का हक है। ये जस्टिस मुनीब की तरफ से ये बात आई। तो ये इस वक्त जो नशिस्तों का मामला है, इसमें आज़ाद उम्मीदवार में पीटीआई भी शामिल हो, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे, बल्ले के निशान के फैसले से मिसगाइड किया गया है। आज इसमें ये इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त की मुखालिफत की है। ऑफ कोर्स उन्होंने करनी थी क्योंकि वो ओपोनेंट थे। इस मामले को कैसे देख रहे हैं, इस केस को? बैरिस्टर जहांगीर साहब आपकी तरफ आऊँगी, जहांगीर जदून साहब, और ये केस आपको कितना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है प्रोसिक्यूशन के हवाले से उन जमातों की तरफ से जो इसको अपोज कर रही हैं, साथ ही जो पीटीआई का केस है यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस है, आपको वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, आप ये एक तो मैटर सब जुडिस है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, अपनी ओपिनियन ही दे सकते हैं। तो इसमें सीटें जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन एक्ट की कुछ सेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी कि अगर जो आर्टिकल है 51 तो उसी ये सब क्लास 6 है। तो अब इसमें आप किस तरह एक पार्टी का अगर सीटें ज़्यादा बनती हैं तो उसको डिप्राइव कर रहे हैं, या जो अगर दूसरी पार्टियाँ हैं उनकी सीटें जो है आप एक पार्टी की दूसरी को किस तरह दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी आज जज साहबान ने सवाल किए हैं, कल भी करेंगे। तो अब देखें इसमें क्या होता है। इसमें हमको डेफिनेटली वो तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने ये भी कहा है कि जो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी फंडामेंटल राइट है पोलिटिकल पार्टीज़ का कि लोगों का भी कि उनको डिसफ्रेंचाइज ना किया जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि 13 जो है मेंबर्स हैं इसके फुल कोर्ट में बैठी हुई है, तो अब जो भी डिसीजन करेंगे अल्लाह करे वो आइन और कानून के मुताबिक हो। और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कि अल्टीमेट कोर्ट है, इसके बाद कोई अपील भी नहीं है इस केस में, तो जो भी फैसला है वो आइन और कानून की मंशा के मुताबिक आना चाहिए। अच्छा, हम इस पे जो थोड़ी सी इस बात पे बहस हो रही थी बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, हम सियासी जमातों के एतबार से बात करें क्योंकि जाहिर सी बात है सब जुडिस है ये केस, लेकिन हम आइनी आपसे इस पर जो इसके जो कुछ पहलू हैं उन पे टेक्निकली जो पहलू हैं उस पर रोशनी जाएंगे कि एक ये बहस हो रही थी जब सियासतदान हमारे प्रोग्राम में आए थे जिन दिनों ये मामला चल रहा था असेंबली के अंदर, कि वो ये बात कर रहे थे कि जी चूँकि एक पार्टी ने इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट किया तो उसके पास कैसे जाया जा सकता है, और इस तरह की जो पेचीदगियाँ हैं। हैविंग सेड दैट, उनको अगर देखें तो क्या चूँकि फुल कोर्ट बन गया है, एंड ऑफ कोर्स फुल कोर्ट जब बनता है तो अभी अब जैसे आपने भी कहा कि उसके बाद तो कोई और फोरम नहीं है और अपील के लिए भी नहीं जाया जा सकेगा, प्रोबेबली इफ आई मे नॉट रॉन्ग, यू मे करेक्ट मी। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या फुल कोर्ट इस दफ़ा इसमें तशरीह भी कर देगा, जो तशरीह इस वक्त पॉलिटिशियंस भी वेटिंग पर है, हम सब देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों की जो नहीं समझ में आ रही थी कि जी क्या वाकई जो जमात जो है वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करी उसका बिल्कुल इस तरह से नहीं हो सकता, या फिर वो कर सकती है उसको अपनी
शेडो पार्टी बना के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो पल्ले वाले निशान की जो बात हो रही है अभी भी, जो आज रिपोर्ट हुई जिसके ऊपर जिस बात पे कि उन्होंने कहा कि वो शामिल हो सकते थे, लेकिन फैसले में चूंकि मिस गाइडेंस हुई तो जिसकी वजह से ये इतनी कंफ्यूजन और एक कियोस्क फैला। जी ये देखिए ना, उन्होंने सवाल जवाब किए हैं तो वो इसमें इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा रोल है। वो कहते हैं कि अगर इस पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, कि वो एज ए पोलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी, तो आपने पीटीआई वालों को फिर इजाज़त क्यों दी उस पार्टी में शामिल होने की? और एज ए इंडिपेंडेंट अगर उनकी अपनी पार्टी थी तो वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किस तरह थे? तो इसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे और इसका जो है ज़ाहिर डिटेल जजमेंट आएगी, उसमें जवाब और सवाल होंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मेन इशू है कि एक पार्टी की अगर 10 सीटें बनती हैं तो उसको उन 10 सीटों से महरूम करके एक पार्टी की 2 सीटें बनती है तो उन 2 वालों को 10 किस तरह दे सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल इशू है। अगर लेट्स से कि पीटीआई या एसआईसी की रिजर्व सीटें नहीं बनती, उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई या पार्टी के साथ जो एफिलिएशन की है वो ठीक नहीं की है, जो कुछ भी वटेवर आर द सर्कमस्टांसेस और वटेवर आर द रीजंस, कि अगर उनको सीटें नहीं मिलती तो फिर इनकी सीटें किसी दूसरी पार्टी को या पार्टीज़ को, मुख्तलिफ 2-4 जमातों को किस लॉ के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिलेंगी? अगर वो नहीं मिलती, इसमें ईवान में अगर कमी रह जाती है तो फिर क्या होगा? तो इसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका यकीनन हमें 1-2 दिन में जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया। आमिर जमील वर्क साहब आपकी तरफ आऊंगी। आमिर जमील साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसमें? क्या आप एक्सपेक्टेड इसकी क्या जो है तशरीह हो सकती है? हमारे पास क्या इंटरप्रिटेशन आ सकती है? देखिए मैडम, बिल्कुल मैटर जो है सबजुडिस है, कोर्ट ऑफ लॉ में इसमें ज्यादा बात तो नहीं कर सकते, मगर जैसे सवालात किए गए हैं बेंच की तरफ से, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए गए हैं। वो जैसे अभी मेरे लंदन फ्रेंड ने भी यही कहा कि जी वो सीट्स एडजस्टमेंट्स हैं वो देखनी है, और किस पराये पर इनको मौका नहीं दिया गया और कैसे सीट से, ये सब क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो आने हैं और जिसका हमें मेरा ख्याल है वेट करना चाहिए। इस पर ज्यादा अगर हम अपना वर्डिक्ट या हम अपनी डिस्कशन करेंगे तो ये मैटर सबजुडिस है, और इस पर जितनी हद तक हियरिंग हुई है उस हद तक तो बात कर दी है। ये ऐसा ही है कि अब हमें देखना है कि प्रोपोर्शनेट जो सीट्स एडजस्टमेंट है वो कैसे इसमें वर्डिक्ट आता है, क्या बेंच का वर्डिक्ट आता है, उसी हिसाब से फिर देखा जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या माजी में कोई प्रेसिडेंट नजर आते हैं, कुछ मिलते हैं कोई हम जिससे हम देख सकें? देखिए माजी में तो बिल्कुल प्रेसिडेंट्स तो बहुत हैं, आपने देखा होगा बहुत से प्रेसिडेंट हैं जिसमें कोर्ट ने वर्डिक्ट्स पास भी किए हैं, और कोर्ट ने जो है वो फेयर इलेक्शन के लिए भी ऑर्डर पास किए हैं, और बहुत सी चीजें हैं, प्रेसिडेंट्स तो इसमें है। मगर बात यह है कि ये बड़ा हसास नौयत का मामला है, जो सीट एडजस्टमेंट्स भी हैं इसमें और सब चीजें हैं, तो इसको मेरा ख्याल है कोर्ट की तरफ से जजमेंट आ जाए फिर हम उस पर तबसरा कर सकते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ एक मैंने ब्रेक भी लेना है। आप तीनों मौजूद मेहमानों से हम बात कर रहे हैं आईनी और कानूनी पहलुओं की पेचीदगियों के हवाले से, और यहाँ एक वक्फे पे भी जाना है नाजरीन, तो मैं एक वक्फे के बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे हैं आईनी और कानूनी पहलुओं पर आज नज़र डाल रहे हैं। मैं आमिर जमील वर्क साहब की तरफ वापस जाऊंगी। आमिर जमील साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आमिर जमील साहब, अब मैं थोड़ा सा हम इस पर भी बात करते हैं। अब ये इद्दत निकाह केस का मामला था, इसमें भी फरीकैन को नोटिस जारी हुए हैं, और इसमें भी जो जज के ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार किया गया था, और जो हालात बने उस दिन आपस में अहाता अदालत में, वो भी आपने देखा। तो अब इस मामले को भी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई हो चाहे पीएमएलएन हो, दोनों की तरफ से जजों के ऊपर भी जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जो भी फैसले आ रहे हैं तो वो वेलकमिंग तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर एक तरफ से पॉजिटिव कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से नेगेटिव कॉन्फ्रेंस, ये करना क्या ज़ेब देता है सियासतदानों को? आमिर जमील साहब, आपको आवाज आ रही है? आमिर जमील साहब, आपको आवाज आ रही है? आमिर जमील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा, मुझे आमिर जमील साहब की आवाज़ नहीं आ रही और हम इस वक्त बात कर रहे हैं आईनी और क़ानूनी पहलुओं के ऊपर, और यकीनी तौर पर जो इस वक्त आज ख़ास तौर पे जो फ़ैसले हुए हैं ख़ास तौर पे, और जो इस वक्त कानूनी मामलात जो जारी हैं उसके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये सारी चीज़ें कैसे जाएंगी, क्योंकि जब भी कोई फ़ैसला सियासतदानों के हक़ में आता है तो उस वक्त तो वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई फ़ैसला उनको लगता है कि उनकी ज़ाती ख्वाहिश की बिना पर नहीं आ सका है या उसके मनाफी है तो वो उनको मुश्किल लगता है। आमिर जमील साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैडम, आ रही आवाज़, मगर बहुत डिस्टॉर्शन है आवाज़ में। जी जी। अच्छा आमिर जमील साहब, मेरा सवाल यही था, मैंने कहा कि आपने इद्दत निकाह का मामला भी देखा, उसमें भी हमने देखा कि अदम एतमाद का इजहार किया गया था जज के ऊपर, लेकिन हम ये देखते हैं कि अदम एतमाद का इजहार नून लीग और पीटीआई दोनों की तरफ से होता है। जब सियासी जमातें अदम एतमाद का इजहार करती हैं तो क्या ये उनको ज़ेब देता है? फैसले अगर उनके हक़ में आते हैं तो वो बहुत खुश होती हैं, लेकिन अगर उनके ख्वाहिशों के मुनाफी आते हैं तो फिर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल जी, हमने बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही देखा है। जब फैसला देखिए, हमारी जो है वो फैसला बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ करती है। आप आज का फैसला देख लें, साइफर केस का फैसला देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ जो लॉ करते हैं, जो डेंट से लिखना से उसके मुताबिक जो है वो फैसला हुआ है। अब जैसा ये एक बन गया हुआ है कि जैसे जिस पार्टी की फेवर में फैसला आता है वो तो बिल्कुल मनोमन उसको तस्लीम कर लेते हैं, और जिनके अगेंस्ट पर इतराज़ात, जुडिशरी पर इतराज़ात करते हैं। आप देखें तो ऐसा फैसला है जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ है। आप किसी भी लॉयर से, किसी भी काउंसिल से, किसी से भी कुछ अगर रख के देखें तो बिल्कुल परफेक्ट फैसला आया है। सबको यही उम्मीद थी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का केस था बिल्कुल प्रूफ नहीं हो पा रहा था, वो फेल्ड हो गए थे। PW केस का डिसाइड करना नहीं है, क्वालिटी विटनेस नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी विटनेस हो जाए, क्वांटिटी विटनेस नहीं होनी चाहिए। विटनेस 25 थे, मगर कोई भी विटनेस डायरेक्टली ये बता ही नहीं सका केस में कि साइफर कब शो किया, कब किया, किसी ने भी कहा कुछ नहीं पता। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। फैसला जिसके हक में आता है वो तो उसको बहुत वेलकम करता है, और जिसके अगेंस्ट आता है वो फिर बेंच पर इतराज़ात करते हैं, जुडिशरी पर इतराज़ात करते हैं, और बाइस के अल्फाज होते हैं जो बिल्कुल ही गलत है। जो हमें देखें जुडिशरी के फैसले देखें आप, वो बिल्कुल आप देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ फैसले आ रहे हैं, लॉ से हटके कोई फैसला नहीं अभी तक हुआ अगर आप देखें तो। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बताइएगा आमिर जमील साहब कि ये तो एक तरफ अपना मामला है कि जो फैसले आ रहे हैं, दूसरा ये कि जो आज ख़ासतौर पे ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला हुआ है, ट्रायल कोर्ट का फैसला जो उड़ा के रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब इसमें ये जो बरी हुआ है तो इसमें रिहाई के चांसेस जो शाह महमूद कुरैशी साहब के और ख़ास तौर पे हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, उसमें क्या क्या पेचीदगियाँ अभी भी इनको सामना करना पड़ सकती हैं? इस केस में तो कोर्ट का रिलीज ऑर्डर चला जाएगा कि जी इनको जो है वो ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो सेट असाइड कर दिया और जो है वो क्यूटल कर दिया, तो इसका रिलीज ऑर्डर जरूर चला जाएगा। अब जो रेस्ट ऑफ केसेस में अगर वो पेंडिंग है तो फिर ये रिलीज नहीं हो सकते। उन केसेस में आइदर इनको बेल सीक करनी पड़ेगी या उसको भी ट्रायल करके उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। इस केस में रिलीज ऑर्डर चला जाएगा, आज जो है वो जेल में चला कि इस केस में इनको क्यूटल कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील वर्क, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद असद भट्ट मंजूर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बैरिस्टर जहांगीर जदून माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और तीनों से हम जो है वो आईनी और कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे थे। इसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेज़बान रसा को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।